हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज का हमारा टारगेट है, हम आज पढ़ने वाले हैं सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा तो हम छोटा सा और लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल से। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहले हम सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर बना लें। हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हम पहले बना ले हम सेंट्रियोल। हम यहाँ पे बना लेते हैं सेंट्रियोल। ये हमने बना लिया एक सेंट्रियोल। ये हमने बना लिया दूसरा सेंट्रियोल। ये हमने बना लिया दूसरा सेंट्रियोल। ये दोनों क्या हैं, सेंट्रियोल हैं। जो सेंट्रियोल हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर। कैसे अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम इन दोनों को क्या कहते हैं, हम इन दोनों को कहते हैं सेंट्रियोल्स। इन दोनों को क्या कहते हैं हम, सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। ये एक सेंट्रियोल्स है, ये दूसरा सेंट्रियोल्स है, तो हम लिखें सेंट्रियोल्स। उसके बाद इन दोनों को साथ में मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन दोनों को साथ में मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रोजोम। क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। अगर वो सिंगल है तो हम उसे कहेंगे सेंट्रियोल। अगर दोनों मिल जाते हैं परपेंडिकुलर तो हम उसे कहते हैं सेंट्रोजोम। उसके बाद वो कैसे अरेंज होते हैं तो वो भी हम लिख लें। कैसे अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम लिख लें परपेंडिकुलर अरेंज्ड, परपेंडिकुलर अरेंज्ड, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, एमरफोफेलस मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो हम बना लें एमरफोफेलस मटेरियल। ये क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। क्या प्रेजेंट होता है, एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, अमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर अरेंज्ड होते हैं। इन दोनों को हम मिलाकर सेंट्रोजोम कहते हैं। परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं और इनके चारों ओर पेरीफेरी के अंदर एमरफोफेरस मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो हम लिख लें, जैसे हम लिखते हैं, जैसे सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है तो सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम ऑर्गेनल है। सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम ऑर्गेनल है। तो हम लिखें ऑर्गेनल्स। सेंट्रोजोम क्या है, ऑर्गेनल्स है। उसके अंदर क्या होता है, कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। क्या प्रेजेंट होता है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स। ये हमने देखा एक सेंट्रियोल, हमने देखा दूसरा सेंट्रियोल। वो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, परपेंडिकुलर अरेंज्ड है। दोनों मिलकर हम कहते हैं सेंट्रोजोम और उनके एमरफोफेरस मटेरियल प्रेजेंट होता है पेरीफेरी के अराउंड। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखते हैं, जैसे एमरफोफेरस पेरीफेरी में क्या प्रेजेंट होता है, एमरफोफेरस मटेरियल। तो हम लिखें सराउंडेड बाय किससे सराउंड होता है, एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। क्या प्रेजेंट होता है, एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इनके चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, एमरफस मटेरियल प्रेजेंट होता है। उनकी उसके बाद हम लिखते हैं, जैसे बोथ कंटेन्स centrioles is a
centrioles is a centrosome जैसे हम लिखें in a centrosome lie perpendicular to each other। उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। तो यही लिखा है हमने कि जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। उसके पहले पॉइंट में हमने लिखा था कि उसके चारों ओर एमरफस मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो ईच सेंट्रियोल होता है, ईच सेंट्रियोल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईच सेंट्रियोल होता है, हर एक सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, लाइक कार्टव्हील जैसा होता है। हमने स्ट्रक्चर बनाकर हम सीखने ही वाले हैं। ईच सेंट्रियोल्स ऑर्गेनाइजेशन उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, लाइक कार्टव्हील। कैसा होता है, लाइक कार्टव्हील। ईच सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन कार्टव्हील जैसा होता है। जो सेंट्रियोल होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो हम लिखें सेंट्रियोल्स किससे बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। जो सेंट्रियोल होते हैं वो 9 पेरीफेरी के अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जो पेरीफेरल फिब्रिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रिपलेट होते हैं। जो पेरीफेरल फिब्रिल्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। हम डायग्राम में समझने वाले हैं। ईच पेरीफेरल फिब्रिल क्या कंटेन करता है, ट्रिपलेट। हम लिखें ट्रिपलेट। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स adjacent triplets are also linked। जो एडजेसेंट ट्रिपलेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रियोल का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने बनाया है सेंट्रियोल। क्या बनाया हमने, सेंट्रियोल का डायग्राम बनाया है। उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये रहा फिब्रिल या फिर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। एडजेसेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जो बीच में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं हब। जो हब है वो किससे, फिब्रिल से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ स्पोक्स। और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, कनेक्टिंग फाइबर से कनेक्टेड हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखें, सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region central part of the proximal region proximal region का सेंट्रल पार्ट होता है वो किससे बना हुआ होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द proximal region of the centriole is also
प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड हब। कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है और हम उसे क्या कहते हैं? हब कहते हैं। प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब, एंड कॉल्ड द हब। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल रीजन जो सेंटर पार्ट होता है, जो सेंटर पार्ट है, किसका सेंटर पार्ट है? सेंट्रियोल का सेंटर पार्ट है। वो कैसा स्ट्रक्चर है? प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो उसके बाद हम लिखते हैं जो कनेक्टेड विथ टिब्यूल्स टिब्यूल के साथ जो हब होता है वो कैसे कनेक्ट होता है? रेडियल स्पोक के थ्रू। जो रेडियल स्पोक होता है वो किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो हम लिखें कनेक्टेड विथ टिब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स by radial spokes made of protein। जो रेडियल स्पोक होता है वो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। जो ट्रिपलेट है उसे कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक, या फिर हमें स्पोक भी बोल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से पॉइंट समझ आया होगा। तो उसके बाद हम लिखते हैं कि सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ। जो सेंट्रियोल होता है वो क्या फॉर्म करता है? तो हम लिखें सेंट्रियोल्स फॉर्म क्या बनाता है? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया। जो सीलिया होता है और फ्लैजेला होता है उसकी बेसल बॉडी बनाता है। कौन बनाता है? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल बनाता है। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स that give rise to spindle apparatus during the cell division in animal cell। जैसे सेंट्रियोल होता है वो बेसल बॉडी फॉर्म करता है सीलिया और फ्लैजेला का। उसके बाद वो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जैसे कि ये सेल है हमने बनाया। उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये क्रोमोसोम उसको अपोजिट सेंटर पे ले जाने के लिए जो होते हैं ना फाइबर, उसे हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। जो सेल डिवीज़न होता है ना तब हेल्प करते हैं। आई होप आपको जो स्पिंडल फाइबर वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो हम लिखें यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स। उसके अंदर भी कौन हेल्प करता है? सेंट्रियोल्स। कौन हेल्प करता है? सेंट्रियोल्स। उसके बाद हम पूरा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ये दोनों मिल जाते हैं तो सेंट्रोजोम बनता है और एक एक को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। उनके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? एमरफस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। कैसे अरेंज होता है? परपेंडिकुलर अरेंज होता है। सेंट्रोजोम होता है वो कैसा एक ऑर्गेनल है? क्या कंटेन करता है? 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स। क्या कहते हैं हम? सेंट्रियोल्स।
उसके बाद हमने देखा था ये ट्रिपलेट है, ये हब है, वो ट्रिपलेट है, वो हब के साथ कैसे कनेक्टेड है, रेडियल स्पोक के थ्रू। ये ए सी लिंकर है, जो एडजेसेंट एंड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ए सी लिंकर। ये 3 ट्रिपलेट दिखाएं, उसे क्या कहते हैं, फिब्रिल या फिर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, उसे रेडियल स्पोक कहते हैं, बीच में है उसे हब कहते हैं। या और जो एडजेसेंट को कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग फाइबर्स कहते हैं। एडजेसेंट ट्रिपलेट को जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट फाइबर्स, यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी कनेक्टिंग फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिंग फाइबर्स। उसके बाद हम कहते हैं वो जो सेंट्रियोल होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, सेंट्रियोल्स कनेक्टेड होता है, 2 सेंट्रियोल्स मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। 2 सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं, सराउंडेड बाय एमरफोफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होता है। बोथ कंटेन्स सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में प्रेजेंट होते हैं। ईच सेंट्रियोल्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल जैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं मेडअप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ईच पेरिफेरल फिब्रिल्स ट्रिपलेट एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। Central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub. उसे क्या कहते हैं, हब कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमने देखा था कि कनेक्टेड विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। जो रेडियल स्पोक होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या फॉर्म करते हैं, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव्स राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। के अंदर जो सेल डिवीजन होता है तब स्पिंडल फाइबर होते हैं, वो भी सेंट्रियोल फॉर्म करता है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने दिखाया है न्यूक्लियस का डायग्राम। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और उसके बीच में पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। उसके बाद जो क्रोमैटिन होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का हमने न्यूक्लियोलस दिखाया है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कह सकते हैं, यहाँ भी लिखा है। उसके बाद जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन है उससे क्या फॉर्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कैसा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम पॉइंट बनाकर लिखते हैं न्यूक्लियस के। तो लिखिए मेरे साथ पॉइंट बनाकर। न्यूक्लियस क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। तो हम लिखें न्यूक्लियस क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो हम लिखें सेल ऑर्गेनल है। जो किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो हम लिखें डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था इन 1831 के अंदर। उसके बाद जो होता है न्यूक्लियस होता है वो कैसे, उसको न्यूक्लियस मटेरियल को हम स्टेन करते हैं बेसिक डाई से। किससे स्टेन करते हैं, बेसिक डाई से। तो हम लिखें न्यूक्लियस मटेरियल। जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है उससे हम बेसिक डाई से हम स्टेन करते हैं। तो हम लिखें न्यूक्लियस मटेरियल स्टेन्ड, किससे स्टेन करते हैं, बेसिक डाई से। किससे, बेसिक डाई से। तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है क्रोमैटिन। जो किसने किया था डिस्क्राइब, फ्लेमिंग ने। किसने, फ्लेमिंग ने। हमने सबसे पहले देखा न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर उसे डिस्क्राइब किया था। उसके बाद जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है उसे बेसिक डाई पे स्टेन करने पर हमें क्रोमैटिन दिखाई देता है, जो फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था। हमने यहाँ पे क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखा, जो ब्राउन कलर का है वो क्या है, क्रोमैटिन है। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट होता है। तो हम लिखें इंटरफेस
इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज न्यूक्लियस कैसा होता है, हाईली इलोबरेट होता है और हाईली एक्सटेंडेड होता है। तो हम लिखें इंटरफेज न्यूक्लियस हाईली इलेबोरेट एंड हाईली क्या होता है, इलेबोरेट होता है और हाईली एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड, हाईली इलेबोरेट और एक्सटेंडेड होता है, जिसे जो इलेबोरेट और एक्सटेंडेड होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, वन या फिर मोर देन वन स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, मोर स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोलाई कहते हैं, न्यूक्लियोलाई का सिंगुलर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस, जिसे सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो हमने जो न्यूक्लियर का बाहर वाला एनवेलप था उसे हम देखा, तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियर का एनवेलप होता है दो पैरेलल मेम्ब्रेन शो करता है, दो पैरेलल मेम्ब्रेन, जो यहाँ हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जो न्यूक्लियस है वो दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जो दो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज़ कर जाती है, तो जिससे न्यूक्लियर पोर बनते हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखें, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवरी ने क्या रिवील किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरी ने रिवील किया कि जो पैरेलल मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, वो न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्ड, हम लिखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने क्या रिवील किया, रिवील्ड न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट क्या कंसिस्ट करती है न्यूक्लियर एनवेलप, टू पैरेलल मेम्ब्रेन। थोड़ा नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू पैरेलल मेम्ब्रेन कंटेन करती है with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space, क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे टू पैरेलल मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम क्या कहते हैं, उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये दो मेम्ब्रेन के बीच का हम दिखा सकते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। उसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है
पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं वो कितना होता है, 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक का होता है। जो मेम्ब्रेन होती है वो बैरियर क्रिएट करती है किसके बीच में, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है और साइटोप्लाज्म का मटेरियल है उसके बीच में बैरियर कौन करता है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो बैरियर क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सेल होगा, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। तो जो बैरियर होता है वो कौन बनाता है, वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो किसके बीच का बैरियर बनाती है, वो बैरियर बनाती है मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम दूसरा लिखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली, हम लिखें आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली, तो हम लिखें आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स, outer membrane usually remains continuous with किसके साथ कंटिन्यूस होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कौन कनेक्टेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर वाला मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, तो जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उसके साथ कंटिन्यूएशन में कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आउटर मेम्ब्रेन एसोसिएशन में होती है। उसके बाद हम लिखें नंबर ऑफ प्लेसेस at a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores formed by the fusion of its two membrane। इसका मीनिंग हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमने न्यूक्लियस बनाया, दो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज कर जाती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियर पोर, यही बताया है। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हम लिखें न्यूक्लियर पोर किसके लिए पैसेज बनाते हैं, पैसेज मोमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एंड प्रोटीन molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। इसका मीनिंग समझते हैं, जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वो किसके लिए पैसेज बनाते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो न्यूक्लियर का अंदर का स्पेस है उससे साइटोप्लाज्म में ले जाने के लिए और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में ले आने के लिए जो न्यूक्लियर पोर हैं वो पैसेज बनाते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं नॉर्मली क्या होता है, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम लिखें नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पर सेल प्रेजेंट होता है, 1 न्यूक्लियस पर सेल प्रेजेंट होता है।
पर सेल कितने प्रेजेंट होते हैं, 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट न्यूक्लियस के नंबर में वेरिएशन शो कर सकता है, तो हम लिखें वेरिएशंस इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का नंबर पर सेल में एक होता है नॉर्मली, बट ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा होता है, तो हम लिखें इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। हम फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं न्यूक्लियाई का नंबर। उसके बाद एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चंस पूछा है कि कैन यू रिकलेक्ट, हमसे क्या क्वेश्चंस पूछा है, कैन यू रिकलेक्ट नेम of organisms that have more than one nucleus per cell, more than one nucleus per cell। तो हम जैसे सेल के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि जो लीवर का सेल होता है उसमें भी ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, लीवर सेल। उसके बाद मसल फाइबर्स उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे भी हम देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली कि जिसमें एक से ज़्यादा हो, जैसे हमने लिखा लीवर सेल्स, मसल फाइबर्स, या फिर हम ऐसे भी सेल्स देख सकते हैं जिसमें बिल्कुल न्यूक्लियस ही एब्सेंट हो, तो हम लिखें सम मैच्योर सेल्स। जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो हम लिखें लैक न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स, इरिथ्रोसाइट जिसे हम आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। जो वैस्कुलर प्लांट होता है या इरिथ्रोसाइट होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, और जैसे कि लीवर सेल, मसल सेल, उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है उसे हम लिविंग कह सकते हैं या फिर हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं। तो हम उसे लिविंग कहते हैं क्योंकि उसका रीज़न लिख लेते हैं यहाँ पे हम, बिकॉज दे आर स्टिल लिविंग, लिख सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट है फिर भी वो लिविंग है, दे आर स्टिल लिविंग बिकॉज, उसका रीज़न हम पीछे लिखते हैं, बिकॉज they perform essential processes of life, because they perform essential life process। हम उसे लिविंग कह सकते हैं क्योंकि जो लाइफ के लिए इसेंशियल प्रोसेस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, चाहे उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं हो फिर भी वो इसेंशियल लाइफ के प्रोसेस हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो पिंक कलर से डॉट बनाए हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम लिखें जैसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स
न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अंदर क्या होता है, कंटेन न्यूक्लियोलस और एंड क्रोमेटिन। क्या कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो क्या कंटेन करता है, कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन क्या कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियोलाई होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम लिखें न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है न्यूक्लियोलाई, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो हम लिखें प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लिखें कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस। जो न्यूक्लियस का कंटेंट होता है, तो हम लिखें कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट होता है, जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट होता है वो किसके साथ होता है, कंटिन्यूअस विथ, किसके साथ कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस विथ रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म का रेस्ट कंटेंट होता है उसके साथ न्यूक्लियोलस कंटिन्यूशन में होता है। जो न्यूक्लियोलस का कंटेंट होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस होता है। उसके बाद हम लिखते हैं जो न्यूक्लियोलस होता है वो कैसा होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हम लिखें न्यूक्लियोलस नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस not a membrane bound structure, membrane bound structure कैसा membrane bound structure नहीं होता है। और वो किसकी साइट है, जो न्यूक्लियोलस है, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की जो एक्टिव साइट है। इसका मतलब होता है कि जो आरएनए सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। उसके बाद हम लिखते हैं जो सेल होता है, सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन synthesis have large and more numbers of nucleoli। जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसके अंदर न्यूक्लियोलाई की नंबर ज़्यादा होते हैं। जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसके अंदर न्यूक्लियोलाई के नंबर ज़्यादा होते हैं। जो न्यूक्लियोलाई है वो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है। इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, उसको हम कह सकते हैं आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोम को हम ऐसे आर लिख सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, आरएनए सिंथेसिस की जो एक्टिव साइट है वो न्यूक्लियोलस है। उसका मतलब होता है कि जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर फॉर्म होता है। एक बार हम न्यूक्लियस का सारा पोर्शन क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने न्यूक्लियर पोर देखा था, उसके बाद क्रोमेटिन था,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स प्रेजेंट थे तो हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लियोलस देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा और क्रोमेटिन देखा। आई होप आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, जैसे न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल है जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो हमने स्टेन किया, तो हमें बेसिक डाई से स्टेन करना पड़ा और हमें क्रोमेटिन दिखाई दिया जो फ्लेमिंग ने बताया था। जो इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है उसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं करना है तो वो कहाँ का होता है, इंटरफेज का न्यूक्लियस होता है। एक्सटेंडेड न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, उसके अंदर न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने हमने बताया कि न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो पैरेलल मेम्ब्रेन कंटेन करता है, जो 2 होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विथ अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर called the perinuclear space forms a barrier between the material present inside the nucleus material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। कौन बैरियर करता है? जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो बैरियर बनाती है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एट अ नंबर ऑफ अ प्लेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स ओन मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं उससे क्या बनते हैं? न्यूक्लियर पोर बनते हैं। न्यूक्लियर पोर पैसेज बनाते हैं किसके लिए? आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन between the nucleus and the cytoplasm। जो न्यूक्लियस होता है उससे बाहर ले जाने के लिए और बाहर से अंदर ले आने के लिए जो न्यूक्लियर पोर है वो पैसेज बनाते हैं। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बट उसका वेरिएशन भी हमें देखने को मिलता है। हम जैसे देख सकते हैं कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जैसे लीवर सेल, मसल फाइबर एक्सेट्रा। सब मैच्योर सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स जैसे हम कह सकते हैं। या प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीव ट्यूब के सेल्स, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो एनसीईआरटी ने हमसे कहा है कि हम उसे लिविंग कह सकते हैं। तो जी हाँ, उसे लिविंग कह सकते हैं क्योंकि वो लाइफ की जो एसेंशियल प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोलाई होती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। और कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोलाई का कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट से कनेक्टेड होता है, ये हमने बताया। उसके बाद हम देख सकते हैं न्यूक्लियस का लास्ट वाला पॉइंट, न्यूक्लियोलस नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोलस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, एक्टिव साइट है आरएनए सिंथेसिस की, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा बनता होगा उस सेल के अंदर न्यूक्लियोलाई के नंबर भी ज़्यादा होंगे, यही बताया है। अब हम एनसीईआरटी का रीडिंग करते हैं। जो बचा वाला न्यूक्लियस का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट छोटा सा लेक्चर बनाकर हम अपलोड कर देंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। हमने देखा था 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे जिसे हमने बोला सेंट्रियोल्स, कॉल्ड सेंट्रियोल्स। दे आर सराउंडेड बाय अमorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has organization like the cartwheel. उसके बाद हम देखते हैं they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. Each of the peripheral fibril is a triplet. The adjacent triplet are also linked. The central part of the centriole is also proteinaceous and called the hub. हमने सारा स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, which is connected with tubules
of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia and flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस स्टार्ट होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम वाला पोर्शन एनसीईआरटी का ख़त्म होता है. उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यहाँ पे हमें न्यूक्लियोप्लाज्म बताया है, फिर न्यूक्लियोलस बताया है. वो न्यूक्लियोलस क्या था? वो न्यूक्लियोलस जो हमने देखा था आरएनए सिंथेसिस करता था, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. उसके बाद न्यूक्लियर पोर बताए थे, जो न्यूक्लियर के दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाने से बनते हैं. उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया है. तो हम पढ़ें, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल was first described by Robert Brown as early as 1831. Later, the material of nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming. जो क्रोमेटिन नाम दिया गया वो किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था. The interphase nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर में हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 50 nanometer called the perinuclear space, forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस का जो अंदर का जो फ्लूइड होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर बैरियर क्रिएट करता है न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हम देख सकते हैं, at a number of places at nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of two membrane. These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecule take place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed, and you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell. Some mature cells even lack nucleus. Example, erythrocytes of many mammals and sieve tube cells of vascular plants. Would you consider these cells are living? हाँ, वो लिविंग हम कह सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ के एसेंशियल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. उसके बाद हम देख सकते हैं, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm. न्यूक्लियोलाई कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई. जो हमने यहाँ पे देखा था वो क्या था? वो हमने देखा था न्यूक्लियोलाई. यहाँ भी हमने क्या देखना है? न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियोलाई are spherical structures present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. As it is not a membrane-bound structure, it is a site of active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numbers nucleoli are present in cells actively carrying out the protein synthesis. जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलाई. क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलाई. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना. मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी. तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.